झारखंड कैबिनेट के प्रमुख मंत्री सुदीव्य सोनू हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आज की खबर के दर्शकों की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। आपके पास इतने सारे विभाग हैं, सवालों की लंबी फेहरिस्त है। सबसे पहले जो प्रमुख विभाग आप के पास है, नगर विकास और आवास का जो विभाग है, एक समस्या है, रांची की हो, जमशेदपुर की हो, धनबाद की हो, अनियोजित शहरीकरण। आप देखेंगे राज्य के बनने के बाद इन 3 शहरों में अनियोजित शहरीकरण ने काफी लंबा विस्तार लिया है। इसको आपका विभाग किस तरीके से आपके नेतृत्व में इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, शहरों का विकास और विस्तार दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो रांची निगम क्षेत्र का कोर एरिया है, वहाँ पर अब एक्सपेंशन नहीं है। एक्सपेंशन जब भी होता है वो पेरीफेरी में होता है। जो निगम से सटे हुए इलाके हैं, जहाँ ग्रामीण व्यवस्था है, वहीं पर आप देखेंगे कि अचानक बिल्डिंगें बनने लगती हैं, वहीं पर आप देखेंगे अपार्टमेंट्स बनते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कॉलोनीज़ बनती हैं। और इसमें एक बड़ी विसंगति थी जिसको दूर करने का हमने प्रयास किया। विसंगति इस बात की थी कि यूएलबी के क्षेत्र में तो नक्शों को पास कराना बाध्यताकारी है किसी भी अपार्टमेंट, किसी भी बिल्डर के लिए या किसी भी हाउस होल्ड के लिए। लेकिन जैसे ही ये यूएलबी का एरिया क्रॉस होता है, ग्रामीण अंचल आ जाता है, वहाँ पर जिला परिषद के द्वारा नक्शों को पास किया जाता है। तो परेशानी ये होती है कि अगर आप कम्प्रिहेंसिव या समग्र रूप से चीज़ों को नहीं देखते हैं तो पर्टिकुलर एक जगह पर 10 एकड़ की या 20 एकड़ की किसी कॉलोनी का बसना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके सीवेज ड्रेनेज सिस्टम को किसी एक कम्प्रिहेंसिव प्लान से जुटना होगा, जहाँ पर कि आप उसके सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल कर सकें, सीवरेजेस को डिस्पोजल कर सकें, ड्रेनेजेस को डिस्पोजल कर सकें, और ये नहीं हो पा रहा था। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव बढ़ाया कि टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के जो पेरीफेरी थे, उस पेरीफेरी से हम 5 किलोमीटर टियर 1 में जाना चाहते थे, टियर 2 में 2 में और टियर 3 में 2 किलोमीटर में, 3 और 2 में। इसमें हमारा उद्देश्य या हमारा प्रस्ताव इस बात का था कि हम उस पेरीफेरी के 5 किलोमीटर के इलाके तक की किसी भी निर्माण कार्य के नक्शों को पारित यूएलबी करेगी। हम उनसे कोई होल्डिंग नहीं लेंगे, लेकिन हम उनको एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से, जिसमें सड़कों का आरओडब्ल्यू क्लियर हो, सीवेज ड्रेनेज के जो पॉइंट्स हों वो क्लियर हों, बिजली के केबल तार ले जाने की व्यवस्था क्लियर हो, एक सुव्यवस्थित तरीके की कॉलोनी का विकास किया जा सके। ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अभी इस काम को बाधित किया गया है और हम लोग इसमें लिव पिटिशन में गए हैं और हमें उम्मीद है कि वो मॉडिफिकेशन जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट का आ जाएगा तो उसके बाद ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और हमारा प्रयास ये है कि अर्बनाइजेशन जो झारखंड में बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, 2011 का सेंसस हमें 24% के आंकड़े देता है कि राज्य की 24% आबादी हमारे 49 यूएलबीज़ में रहती थी, और 2026 में जो अनुमानित आंकड़े हैं ये 38% तक चले जा रहे हैं। तो जिस राज्य की 38% आबादी अगर यूएलबीज़ में है तो उनको कैटर करना, उनको बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना, ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण काम है। ओवरनाइट तो नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था करने में हम लोग और हमारा विभाग लगा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम तकनीकी इनपुट्स के आधार पर हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें कम से कम शहर में नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े। और भी चीज़ें थीं, और भी चीज़ों में ये था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की बात हम कर लें या नक्सली मामलों की बात कर लें, जिसके चलते हमारे राज्य को एक अभिशाप या छाया से गुजरना पड़ा। भारत भर के लोग झारखंड को एक इंसर्जेंट स्टेट के तौर पर देखते थे, लेकिन परिस्थितियां बहुत बदली हैं। आज के दौर में सारे इलाके निरापद हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम लोग इसको भी शोकेस कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था, यहाँ की जो खूबसूरती है,
हमारे 70% से ज़्यादा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में हैं। और आज तक फॉरेस्ट और टूरिज़्म दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर चलते थे। हम लोगों ने एक सिनर्जी मेंटेन कराने की कोशिश की। एक अथॉरिटी 2016 से बनी थी लेकिन वो डिफंक्ट थी। हम लोगों ने उस झारखंड इको टूरिज़्म अथॉरिटी को जिंदा किया। इसकी अगली बैठक फरवरी माह में होने जा रही है। अब इसमें टूरिज़्म के पैसे से इको टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ जो है वो वन क्षेत्र में हम लोग विकसित करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको ये दिखेगा कि दलमा के पहाड़ियों में, दलमा के वन अभ्यारण्य में 15 इको टूरिज़्म के कॉटेज मकलूकोचा में और 15 पिंडराजोरा में मिलेंगे। उसी तरीके से नेतरहाट में आप देखेंगे कि 10 हम लोगों ने ट्री हाउसेस बनाए हैं। नेतरहाट में जो अभी सफारी हम लोगों ने शुरू की है उसकी 5 गाड़ियों को टूरिज़्म ने दिया है। तो मिला जुलाकर टूरिज़्म और फॉरेस्ट आपस में एक समन्वय स्थापित करते हुए हमारे उन वन भूमि में अवस्थित पर्यटन स्थलों को बेहतर विजिबिलिटी के लिए खोलने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आपको 1 आध साल के अंदर में बहुत बेहतर दिखेगा। झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों को लाने का या कोई पीपीपी मॉडल डेवलप करने की योजना है? और साथ ही एक इसके साथ जुड़ा सवाल है कि क्या झारखंड के टूरिस्ट को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो मेजर कंसर्न अब तक रहा है उसके लिए विभाग क्या योजना बना रहा है? देखिए, राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हम लोगों ने पर्यटक मित्र बनाए हैं। पर्यटक मित्र एक तरीके से पर्यटकों की सुरक्षा, उनकी देखभाल, खतरों से उनको बचाने का, उनको असिस्टेंस का काम देते हैं। एक ऐप विकसित करने की योजना है पर्यटकों के लिए कि जहां पर उनको 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर मिल सके कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में वो उससे संपर्क करके निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी बात अगर मैं कहूं महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण यह है कि निजी क्षेत्र का निवेश भी आमंत्रित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। वैसे स्थल जो वन भूमि से बाहर हैं वहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। जैसे देवघर में हमारी 2 प्रॉपर्टी है, नटराज विहार और वैद्यनाथ विहार। धुरवा में हमारी एक प्रॉपर्टी धुरवा डैम के बगल में है। हम लोगों ने पीपीपी मोड के लिए इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं और मुझको लगता है कि जल्दी ही कुछ बड़े प्लेयर आएंगे और ये स्टार होटलों की श्रृंखला जो झारखंड में थोड़ी कम है, इसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक गंभीर सवाल है और मैं बहुत संजीदगी से उसके उत्तर की अपेक्षा आपसे करता हूं। नगर प्रशासन और नगर विकास का विभाग है, इसमें पूरे राज्य में कई जगहों से भ्रष्टाचार की चुनौतियां या भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं। उससे आपका विभाग किस तरीके से निपटने का प्रयास कर रहा है या उस दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि यह सीधा जनता से जुड़ा हुआ 1-to-1 मामला होता है और ऐसे में सीधा जनता प्रभावित होती है। देखिए, मैं आपकी बात को, आप मौजूदा हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में युवा मंत्री हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती, क्योंकि बहुत सारे विभाग आपके पास हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, प्रशासनिक चुनौती मुझको सबसे ज़्यादा अगर किसी विभाग में प्रतीत होती है तो वो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रारूप का जिस समय निर्माण हुआ था, हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के राजनीतिकरण के बारे में शायद नहीं सोचा था। आज परिस्थिति ये है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों को संचालित करने के लिए सारा फंड राज्य सरकार देती है। ग्रांट और एड के तौर पर केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा कम से कम होता जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राज्य सरकार का नहीं है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है कि जब जनता के प्रति अकाउंटेबल नेतृत्व को शासन का अधिकार नहीं है और शासन का अधिकार वैसी जगह है जो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, तो गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो मैं इस बात के लिए बड़ा चिंतित भी रहता हूँ और इस बात के लिए प्रयासरत भी रहता हूँ कि नेशनल एवरेज 27 पर है हमारा क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, और उसमें झारखंड मात्र 18.6% पर है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम कैसे ओवरकम करेंगे, इसके रास्ते तलाशने में हम लोग लगे। अपने मंत्री के कार्यकाल के दौरान
कोई एक ऐसा काम जिसको आप करना चाहें और जो आने वाले दशकों तक जिसे झारखंड की जनता याद करना चाहती हो, वह कौन सा काम होगा? देखिए, बुनियादी तौर पर एक चीज़ का मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इन 25 वर्षों के झारखंड में विभागवार हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट नहीं किया। मंत्री के तौर पर जितने समय मेरा कार्यकाल है, मेरे बाद जो व्यक्ति आएगा उसके पास इस बात के बड़े पुख्ता जानकारी नहीं होगी कि अपने कार्यकाल में हमने क्या किया। जो हमारे प्रधान सचिव हैं, जिस विभाग को वो चला रहे हैं, उस विभाग ने उनके पद पर आने से पूर्व उनके पूर्ववर्ती सचिवों ने क्या किया, इसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने तीनों ही विभागों में एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं कि मेरे कार्यकाल का लेखा जोखा मेरे बाद आने वालों को मिल सके और उनको ये मालूम रहे कि राज्य उस समय किस दिशा में चल रहा था, जिससे कल नेतृत्व परिवर्तन या व्यक्ति परिवर्तन होने के वजह से एक जो क्याओस आता है, यह क्याओस नहीं आए। मैंने जब कार्यभार संभाला, टूरिज्म का उदाहरण मैं देना चाहूँगा, तो हमारे पास इस बात के आंकड़े नहीं थे कि झारखंड राज्य में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है। मेरा यह मानना है कि हम इस तरीके से मैपिंग करके इसको रखें कि एनुअली अगर हम कुछ ग्रो कर रहे हैं तो ये भी दिखे, और जब आने वाले समय में इस बात का जिक्र चर्चा हो तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी सामने काम करने वाले को इस बात का गाइडलाइन कर सके कि ये काम पहले हुआ था, इस काम को ऐसे आगे बढ़ाना है। इसी दिशा में समझ लीजिए कि नगर विकास में भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम विभाग की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट कर सकें कि कोई भी नगर आयुक्त इस नगर आयुक्त के बाद जाने के बाद अगर आए तो उसको एक सिंगल क्लिक में रांची के टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स का आंकड़ा मिल सके। ये एक महत्वपूर्ण विषय होगा। टूरिज़्म में मैंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय रहा कि हम लोगों ने फॉरेस्ट के साथ सिनर्जी मेंटेन करते हुए वन भूमि में काम को करने का प्रयास किया। हायर एजुकेशन में अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को, स्टूडेंट, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को एड्रेस करते हुए हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आए और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो झारखंड को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। तो कुल मिला जुला कर मैं आपसे यही कहूँगा कि चमक दमक से परे व्यवस्थाओं को परिपूर्ण और सिस्टम के बेहतरीन संधारण की दिशा में किया हुआ काम आने वाले दिनों में इस राज्य को कुछ बेहतरी की ओर ले जाएगा। सुदिव्य सोनू, झारखंड सरकार का मंत्री या जेएमएम का केंद्रीय महासचिव, किसमें ज्यादा सहज है? बुनियादी तौर पर तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं मैं, तो मेरी पहचान तो राजनीतिक कार्यकर्ता से ही है। मुक्ति मोर्चा के परिवार में जो मान सम्मान, जो अपनापन, स्नेह मिला है और देखते देखते जीवन के 3.5 दशक कैसे कट गए, यह भी बड़ी सोचने की बात है। तो मेरा यह मानना है कि स्थायी तो मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता होना है और सहजता भी उसी में। तो ये थे हमारे साथ झारखंड के मंत्री, अपने कैमरा सहयोगी राकेश सोनी के साथ मैं कुंदन कृतज्ञ। आज की खबर, रांची।